रात के 3 बज रहे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था। जोर जोर से हवाएं चल रही थी। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें कई सारे पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी उस ट्रेन से बाहर नहीं उतरता। सभी लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं कि तभी अंदर से एक औरत अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस स्टेशन पर कोई उतर नहीं रहा। ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही और सबने अपनी खिड़कियां क्यों बंद कर ली? कितनी गर्मी हो रही है, ऐसे तो मेरा दम घुट जाएगा। उसकी बात सुनकर तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, चुप करो, कुछ मत कहो। अगर अपनी और हमारी जान की सलामती चाहती हो तो भगवान के लिए चुप रहो। वो दोनों चुड़ैल बाहर ही है अभी। तभी उनके आगे वाले वीआईपी डब्बे में एक परिवार होता है जो नैनीताल से अपने गांव सहारनपुर जा रहा होता है। लेकिन एक राघव नाम का लड़का, मैंने पहली बार किसी स्टेशन पर इतना सन्नाटा देखा है। राघव को वहाँ एक कूड़ा उठाने वाली और एक चाय बेचने वाली के अलावा और कोई नहीं दिखता। तभी उसके पास चाय वाली औरत आती है। चाय, गरम चाय वाली, चाय गरम, चाय वाली साहब, गर्मा गर्म चाय ले लो। चाय। अरे सुनो, कितने की चाय है? साहब, केवल 10 रुपए की। ऐसी चाय आपने कहीं नहीं पी होगी। राघव अपनी खिड़की से हाथ निकालकर उस औरत से चाय लेने लगता है, लेकिन वो औरत राघव का हाथ पकड़ लेती है और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल? हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। चुड़ैल राघव का हाथ काट देती है, जिसके बाद कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल उसकी मुंडी काटकर अपने बोरे में डाल लेती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मरेंगे। राघव के चिल्लाने की आवाज सुनकर डब्बे के सभी लोग जाग जाते हैं और ट्रेन के सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। और ट्रेन के चलने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस औरत को बताता है, ये कुछ महीने पहले की बात है। संबलपुर गांव से 2 बहनें रीता और सीता शहर जा रही होती हैं। वो दोनों ट्रेन में बैठ जाती हैं, जिसके बाद ट्रेन चलने लगती है। तभी रीता सीता से कहती है, बहन, अगर चाचा ने हमें अपने घर में नहीं रखा तो हम इतने बड़े शहर में क्या करेंगे? देख बहन, हमें कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अब हमारे साथ हमारे माता पिता नहीं हैं जो हमारी देखभाल कर लेंगे। हमें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। उस स्टेशन पर एक कूड़ा उठाने वाला था और एक चाय बेचने वाला। ट्रेन के सभी पैसेंजर सो गए थे कि तभी सीता रीता से कहती है, बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो चाय पीकर आते हैं। वो दोनों बहनें सुनसान स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाती हैं, जिसके बाद सीता चाय लेने जाती है। वहीं रीता को प्यास लगती है, इसीलिए वो पानी पीने के लिए कूड़ा बिनने वाले से पूछती है, भाई साहब, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या यहाँ पानी मिल जाएगा? कूड़ा बिनने वाला उसे बहुत ध्यान से देखता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, उस कमरे में पीने के पानी की टोंटी लगी है, जाओ पी लो। रीता पानी पीने के लिए उस कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी वो कूड़ा बिनने वाला उसके पीछे पीछे आता है और कमरे का दरवाजा लगा देता है। अरे भाई साहब, ये तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? पहले वो काम तो कर दूं जिसके मुझे पैसे मिले। क्या चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। रीता बहुत डर जाती है। इतने में वो आदमी एक खंजर निकालता है और उसके दोनों हाथ और उसकी मुंडी काट देता है। रीता वहीं मर जाती है। उसे मारने के बाद वो आदमी चाय वाले के पास जाता है। जब सीता कूड़े बिनने वाले के हाथ में खून से लथपथ खंजर देखती है तो वो डर जाती है, लेकिन तभी पीछे से चाय वाला उसका मुंह दबाकर उसे वहीं ले जाता है जहां उसने उसकी बहन रीता को मारा था। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी बहन को मार दिया। सीता कुछ कहती
इससे पहले उस आदमी ने उसके दोनों हाथ और उसकी मुंडी काट दी। उस दिन दोनों बहनें मर जाती हैं। उनकी मौत क्यों हुई, आज तक इस बात का पता नहीं चला। सरकार ने भी उन दोनों बहनों की मौत का पता नहीं लगाया, लेकिन उस दिन के बाद वो दोनों बहनें भयानक चुड़ैल बन गईं, जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन से उतरने वाले हर एक पैसेंजर के हाथ और उनकी मुंडी काट देती हैं। लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो वो दोनों चुड़ैल तो कई लोगों को मार देंगी। हाँ बिटिया, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं संबलपुर गांव से शहर जा रहा हूँ, जहाँ वे दोनों बहनें जा रही थीं। शायद वहाँ जाकर मुझे उन दोनों बहनों की मुक्ति का कोई रास्ता मिल जाए। वो बूढ़ा आदमी शहर में उन दोनों बहनों के रिश्तेदार यानी उनके चाचा जी के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके चाचा कुछ समय पहले ही गुजर चुके हैं। तभी रीता सीता की चाची उर्मिला उस बूढ़े आदमी से कहती हैं, बाबा, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन अपने पति को हमेशा किसी बात को लेकर परेशान देखा करती थी और मरते समय उनकी जेब से ये एड्रेस मिला था मुझे, शायद आपके किसी काम आ जाए। वो बूढ़ा आदमी उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक बहुत ही जाने माने तांत्रिक बाबा मिलते हैं, जो उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, उन दोनों बहनों की मौत उनके चाचा नत्थू लाल ने करवाई थी। वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद गांव की सारी जमीन वो हड़प ले, लेकिन उन दोनों बहनों की मौत के बाद वो दोनों चुड़ैल बन गईं और नत्थूलाल को रेलवे स्टेशन की कहानी पता चली तो उसे डर के मारे हार्ट अटैक आ गया। बाबा, मेरी मदद करो उन दोनों बहनों को मुक्ति दिलाने में। उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो वो ऐसे ही सबको मारती रहेंगी। वो बूढ़ा आदमी तांत्रिक बाबा को रेलवे स्टेशन लेकर जाता है और जैसे ही रात के 3 बजते हैं, वो दोनों चुड़ैल सामने आती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। चले जाओ यहाँ से, ये रेलवे स्टेशन मेरा है, मैं सबको मार दूंगी। हम तो तुम्हें केवल यहाँ तुम्हारी मौत का कारण बताने आए थे। क्या? हमारी मौत का कारण? तांत्रिक उन दोनों को उनकी मौत का कारण बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों रोने लगती हैं। तभी तांत्रिक बाबा उसके चाचा नाथूलाल की आत्मा को बुलाते हैं और इसके बाद नाथूलाल गिड़गिड़ाते हुए दोनों चुड़ैलों से माफी मांगता है। बिटिया, हमका माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। जैसे मैं इस दुनिया को छोड़कर चला गया हूँ, तुम भी मुक्त हो जाओ। ये सच बात है कि अक्सर अपने ही हमें धोखा देते हैं, लेकिन अब हमारा यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। हम दोनों मुक्ति चाहते हैं। तभी तांत्रिक बाबा उन दोनों के ऊपर पवित्र जल छिड़क देता है, जिससे वो दोनों चुड़ैलें जलने लगती हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। देख, तू मेरे साथ मेरे गांव चल तो रहा है, लेकिन पहाड़ी गांव में बहुत ध्यान से रहना होगा। तुझे मैंने जो जो कहा है उन बातों का ध्यान रखना। अरे हाँ भाई, समझ गया मैं तेरी बात। तू तो ऐसे डरा रहा है जैसे तेरे गांव में पैर रखते ही भूत मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तुम लोगों ने खामखा अफवाहें फैलाई हुई हैं। पहाड़ों में मसूरी घूमने जाते हैं, शिमला घूमने जाते हैं, वहाँ भी तो सब 7 बजे के बाद बाहर निकलते हैं। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन ये शिमला मनाली नहीं है। पहाड़ों के गाँव और उन जगहों में बहुत फर्क है। अब गाड़ी में बैठ जा, हमें अंधेरा होने से पहले गाँव पहुँचना है। मनीष उत्तराखंड के छोटे से गांव से आया था और दिल्ली में रहकर एक अच्छी नौकरी कर रहा था। बहुत टाइम बाद वो अपने घर वालों से मिलने जा रहा था। उसका दोस्त गौरव भी उसके साथ उसके गांव आकर गांव की खूबसूरती देखना चाहता था। वो दोनों सुबह ही गांव के लिए निकल गए ताकि शाम के 7 बजे से पहले गांव पहुंच जाएं। पहाड़ी गांव में अंधेरा होने के बाद अक्सर ही लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि पहाड़ के रास्तों पर अंधेरा होने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं
जो सामान्य नहीं होती। शाम के 6:30 बजे वो दोनों गांव पहुंच गए। मनीष ने नीचे अपनी गाड़ी खड़ी की और गौरव को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। मनीष की माँ दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उनके हाथ में एक आरती की थाली थी। क्या माँ तुम भी? अरे शहर से ही तो आया हूँ, इसमें क्या आरती उतारोगे तुम हमारी? चुप हो जा, यहाँ का होकर भी ऐसी बातें करता है। पता है ना, धीरे धीरे दिन ढल रहा है, 7 बजने वाले हैं। कोई भी शक्ति ऐसे पीछे पीछे आ जाती है, इसीलिए अग्निदेव उसे दूर कर देते हैं। माफ करना आंटी, लेकिन आपके गांव में बहुत ज्यादा ही अंधश्रद्धा है। हम शहरों में भी तो रात को 12-12 बजे अपने घर को आते हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर ही ऐसा क्यों होता है? बड़ों की बातों पर ज्यादा तर्क नहीं करते बेटा। बड़े जो कहते हैं ना, सोच समझ कर ही कहते हैं। अब तुम दोनों ज्यादा देर बाहर मत खड़े रहो, अंधेरा हो रहा है, अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर गए। मनीष की माँ ने सबके लिए खाना लगाया। पहाड़ों के गांव में अंधेरा होते ही सब लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए 8 बजे तक सभी लोग खाना पीना खाकर सोने के लिए जाने लगे। मनीष और गौरव के साथ मनीष का छोटा भाई राहुल भी उसी कमरे में था। मनीष ड्राइव करके बहुत थक गया था, इसलिए वो सो गया, मगर गौरव राहुल से बातें करने लगा। अच्छा राहुल, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में ये जो बात बोली जाती है कि शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो वरना कोई शक्ति तुम्हारे पीछे लग जाएगी, इस बात में तुम्हें कितनी सच्चाई लगती है? बात तो बिल्कुल सच्ची है गौरव भैया। यहाँ पर 7 बजे के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता, और जो निकलता है उसे या तो छलावा लग जाता है या फिर भूतों की बारात उसे अपने साथ ले जाती है। भूतों की बारात? अब ये क्या नई चीज है? यहाँ हम इंसानों की तो शादी हो नहीं रही और भूत अपनी बारात लेकर जा रहे हैं। ये मजाक नहीं है भैया, यहाँ तो सदियों से ऐसा होता आया है। रात को अगर वो लोग किसी को भी देख लेते हैं तो उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। गांव के बहुत सारे लोग ऐसे ही गायब हुए हैं। पता नहीं यार, तुम लोग और तुम्हारी ये बातें। खैर, मैं तो यहाँ पर आया था कि कुछ एक्साइटिंग करूँगा, लेकिन तुम्हारी तो बातें सुन सुन कर ही पक गया मैं। चलो सो जाओ, अब मैं भी बहुत थक गया हूँ। गौरव को लग रहा था कि ये लोग उसे जो भी कह रहे हैं वो सब उनका अंधविश्वास है। अगले दिन वो मनीष और उसके छोटे भाई राहुल के साथ पहाड़ों में घूमने निकला, मगर जैसे ही दिन हल्का सा ढलने लगा वो घर के लिए निकल गए। अरे यार, अभी तो घूमना शुरू ही किया था, थोड़ी देर बाद चलते हैं ना घर। कौन सा 7 बजते ही यहाँ हमें भूत मिल जाएंगे? एक ही बात तुझे कितनी बार समझानी पड़ेगी? जब एक बार बोल दिया है तो तू समझता क्यों नहीं है? चुपचाप घर चल, वरना अगर छल लग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी तू हमारे गांव का नहीं है तो देवता को पुकार भी नहीं लगा पाएगा। हाँ भैया चलो, वरना मम्मी भी गुस्सा करेगी। वो लोग घर चले गए। रात को सब सो रहे थे, तभी गौरव वॉशरूम जाने के लिए घर से बाहर निकला। पहाड़ों के घरों में अक्सर वॉशरूम घर के बाहर ही बना होता है। वो वॉशरूम से बाहर निकला तो उसे बहुत तेज पानी बहने की आवाज आई, जैसे वहां पर कोई झरना बह रहा हो। अरे ये इतनी तेज पानी बहने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो आसपास कोई नदी या झरना भी नहीं है। लगता है रात को मेरे कान बज रहे हैं। वैसे भी इन पहाड़ों में इतनी शांति है कि दूर कोई आवाज होगी तो यहाँ तक सुनाई देगी। और ये लोग क्या कह रहे थे? 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना वरना न जाने क्या क्या पीछे लग जाएगा। अच्छा भला तो घर के बाहर खड़ा हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, लेकिन ये लोग इस बात पर यकीन थोड़ी ना करेंगे। इसका वीडियो शूट करता हूँ, कल दिखाऊंगा इन सबको। गौरव ने अपने फोन से रिकॉर्डिंग करनी शुरू की और आगे की तरफ निकल गया। वो थोड़ी ही दूर गया होगा, तभी उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज पड़ी। ये कैसी अजीब सी आवाज है? ऐसा लग रहा है इसे सुनता रहा तो कान के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन ये आवाज है किस चीज की? गौरव ने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था और ना ही उसके कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। अचानक से वो आने वाली आवाज भी बिल्कुल शांत हो गई। कैमरे में रिकॉर्डिंग करते करते गौरव थोड़ा आगे पहुंचा तो फोन की फ्लैशलाइट से उसने देखा
कि आगे रास्ते पर एक कुत्ता बैठा है। उसे जानवरों के साथ खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वो उसके पास जाने लगा। वो कुत्ता सड़क पार करने के लिए सड़क के दूसरी तरफ जाने लगा और जैसे ही वो उस कुत्ते के पास पहुंचने वाला था, वो कुत्ता अचानक उसकी नजरों के सामने से कहीं गायब हो गया। ये देखकर गौरव के पसीने छूट गए और डर के मारे उसके कदम अपने आप पीछे होने लगे। ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? वो कुत्ता अभी तो मेरी आंखों के सामने था, तो फिर अचानक गायब कैसे हो गया? नहीं, ये मेरा वहम नहीं था। गौरव बुरी तरह से सहम चुका था। वो इससे उभरा भी नहीं था कि तभी उसे पीछे से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। वो घबराया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही कुत्ता उससे बहुत दूर खड़ा था और देखते ही देखते वो फिर से उसकी नजरों के सामने से ओझल हो गया। जब दोबारा गौरव के साथ ये सब हुआ तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि ये कुछ भी उसका वहम नहीं है। डर के मारे वो बुरी तरह कांप रहा था, मगर उसने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और उल्टे पांव घर की तरफ चलने लगा। सब लोग ठीक ही कह रहे थे कि 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। जिन चीजों के बारे में आज तक मैंने सिर्फ सुना था, आज उससे सचमुच मेरा सामना हो ही गया। कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा होगा? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। गौरव डरते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। वो अपने कदम और तेजी से बढ़ाने लगा, तभी उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। वो इतनी बुरी तरह डर गया कि उसके गले से उसकी चीख भी नहीं निकल पाई। तभी उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हुआ। वो दिखने में बिल्कुल सामान्य था, इसलिए गौरव की जान में जान आई। तुम्हें पता है ना, शाम को 7 बजे के बाद यहाँ अपने घरों से निकलना मना है। लगता है तुम जैसे लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद भूतों की बारात निकलने वाली है यहाँ से, और अगर उनकी नजर गलती से तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। आप मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए काका। और आप भी तो इस समय यहाँ पर अकेले घूम रहे हैं। क्या आपको किसी से डर नहीं लगता? लगता था, मुझे भी डर लगता था, लेकिन एक रात मेरा ये डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्या? कैसे खत्म हो गया आपका डर? जैसे ही गौरव ने उस आदमी से ये बात पूछी तो वो बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराया। उसका चेहरा अचानक किसी मुर्दे जैसा हो गया और चेहरे का मांस मोमबत्ती के मोम की तरह पिघलने लगा। आंखों का रंग पूरी तरह सफेद पड़ गया और देखते ही देखते वो अपनी हड्डियों को मरोड़ने लगा। उसे देखकर गौरव जोर से चीखा और वहां से भागने लगा, मगर वो आदमी उससे भी तेज गति से उसके आगे आगे भाग रहा था। ये देखकर डर के मारे गौरव का बैलेंस बिगड़ गया और वो झाड़ियों में गिर गया। उसने बाहर की तरफ जाकर देखा तो दौड़ते दौड़ते आदमी अचानक वहां से गायब हो गया। मैंने ये क्या कर दिया? क्यों मैंने अपने सर पर आफत मोल ली? समझ नहीं आ रहा कि अब घर तक कैसे पहुंचूंगा। मुझे तो लगता है आज रात खेल खत्म ही हो जाएगा मेरा। नहीं निकलना चाहिए था मुझे घर से बाहर। गौरव ने हांफते हुए अपनी आंखें बंद की, तभी उसके कानों में किसी की अजीब सी हंसी की आवाज पड़ी। वो बुरी तरह डर गया। उसने हिम्मत करके आंखें खोलकर देखा तो वही आदमी ठीक उसके बगल में बैठा था और उसे देखकर भयानक तरह से हंस रहा था। अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। अपनी मौत को खुद बुलाया है तुमने, और तुम्हारी मौत अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह जब घर में सबकी आंखें खुली
तो उन्हें गौरव पूरे घर में नहीं मिला। अरे रात को तो वो हमारे साथ ही सोया था, तो अचानक से कहाँ चला गया? और उसे तो यहाँ के रास्तों का भी पता नहीं है, तो अकेले कहाँ जा सकता है वो? सब उसे लेकर बहुत परेशान थे। तभी थोड़ी देर बाद एक लड़का दौड़ता दौड़ता मनीष के घर आया और उसने मनीष को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मनीष भागता हुआ उसके साथ गया तो देखा कि झाड़ियों के रास्ते एक पेड़ पर गौरव का शरीर लटका हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और जुबान बाहर को निकल कर आ चुकी थी। हाथ पैरों को किसी ने बुरी तरह मरोड़कर उल्टा कर दिया था। वो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगा। अब उसके शरीर को पेड़ से नीचे उतारा गया तो मनीष ने देखा कि गौरव की शर्ट की जेब में उसका फोन था जिसमें कल रात की रिकॉर्डिंग थी। मना किया था मैंने कि 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, लेकिन तूने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। काश तूने मेरी बात मान ली होती मेरे दोस्त। अपनी जिद की वजह से गौरव की जान चली गई। पहाड़ी गांवों में अक्सर ऐसी चीजें होनी बहुत आम है। रोहन नाम का एक लड़का मकर संक्रांति को लेकर बहुत उत्सुक था। वो हर साल अपने गांव वालों के साथ पतंग खरीदता और गांव भर में उसे उड़ाता रहता। इस साल रोहन जब अपनी पतंग उड़ा रहा था तभी उसकी पतंग की डोर टूट गई और वो हवा से पास के एक जंगल की तरफ उड़कर जाने लगी। अब क्योंकि रोहन के पास सिर्फ वही पतंग थी, वो उसे लेने के लिए भागा। रोहन जंगल में जाने से बहुत डर रहा था क्योंकि उस गांव में ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले मकर संक्रांति के दिन ही एक औरत की वहां पर मौत हो गई थी। तभी से लोग कहने लगे कि वो जंगल श्रापित है। लेकिन रोहन हिम्मत करके अपनी पतंग को खोजने के लिए उस जंगल में चला गया। वो अपनी पतंग खोज ही रहा था कि उसे ऐसा लगा कि उसे कोई पीछे से देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने देखा कि उसकी पतंग ऊपर पेड़ पर अटकी हुई है। रोहन उसे उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने अपनी पतंग हाथ में ली और वो नीचे उतरने लगा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने देखा कि एक औरत उसके ठीक नीचे बैठी हुई थी और उसकी तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे पर बहुत से कट्स के निशान थे और उसका आधा शरीर जला हुआ था। रोहन ये देखकर बहुत डर गया। वो औरत हवा में उड़ने लगी। उसने रोहन को उसकी शर्ट के कॉलर से उठा लिया और उससे पूछा कि क्या उसने उस औरत के बारे में कोई कहानी सुनी है। रोहन ने अपना सर हाँ में हिलाया और डरते डरते उसे बताना शुरू किया। कहा जाता था कि तुम हर साल खूब ढेर सारे पतंग खरीदती थी और उसे हरीलाल किसान के खेत में फेंक देती थी। हरीलाल जब महीने भर शहर का काम करके वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका खेत प्लास्टिक की वजह से बंजर बन गया है। गुस्से में आकर हीरालाल ने तुम्हें पतंग के धागे से जंगल के किसी पेड़ के साथ लपेटकर आग लगा दी थी। उसी के अगले दिन तुम्हारी लाश मिली और उसी के 3 दिन बाद हीरालाल की भी मौत हो गई और लोग कहते हैं कि हीरालाल को तुमने मारा है। बस इतना पता है मुझे। चुड़ैल ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। उसने रोहन को जमीन पर पटक दिया और रोहन की पतंग में लगी डोर से उसने उसे पेड़ पर बांध दिया। वो चुड़ैल रोहन से कुछ कहने लगी। इस पेड़ से हीरालाल ने मुझे बांध कर चलाया था, लेकिन तेरी कहानी झूठी है। हीरालाल एक इंडस्ट्रियलिस्ट था और उसकी इंडस्ट्री से बहुत सारा प्लास्टिक और कचरा नदियों और जमीनों में जाकर मिलता था। नदियों के बगल में किसान खेती करते थे। पानी में केमिकल्स और प्लास्टिक मिलने की वजह से उनकी फसल बर्बाद होने लगी। मेरे पिता भी एक किसान थे जिन्होंने फसल बर्बाद होने के सदमे में आत्महत्या कर ली थी। ये देखकर मैंने हीरालाल के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन हीरालाल ने मुझे इसी पेड़ से बांधकर
मुझे मार डाला और गांव में ये झूठी कहानी फैला दी। उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई कि मैं हर उस इंडस्ट्रियलिस्ट और हर उस इंसान को मार दूंगी जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। अब तू भी इसमें शामिल हो गया है, तू भी हीरा लाल की तरह मरेगा। उस चुड़ैल ने रोहन की पतंग हाथ में ली और उसे फाड़ डाला। तभी चुड़ैल को समझ आया कि वो पतंग पेपर की है और प्लास्टिक की नहीं। वो उसे मारते मारते रुक गई और एकटक रोहन को देखने लगी। तभी पीछे से रोहन के घर वाले उसे खोजते हुए आ गए। जैसे ही वो आए, वो चुड़ैल गायब हो गई। उसके परिवार वालों ने रोहन की रस्सी खोलकर उसे पेड़ से आजाद किया। रोहन उस दिन के बाद से कभी उस जंगल की तरफ तो नहीं गया, लेकिन उस चुड़ैल की असली कहानी अब वो सबको बताता फिरता है।